हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 15th ऑफ पोर्टफोलियो रिव्यू। मेरा नाम है दयानंद गुप्ता। मार्केट की वॉलेटिलिटी अभी भी जारी है और इस दरमियान निफ्टी अभी भी 200 डीएम में 200 डेली मूविंग एवरेज लाइन के नीचे बना हुआ है और जब तक निफ्टी वापस इस 200 डीएम के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम मार्केट में बहुत ज़्यादा बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते। आज की वीडियो की शुरुआत निदा फजली की चंद लाइनों के साथ करना चाहूँगा। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। ये लाइनें मार्केट के बिहेवियर को सही तरीके से पोर्ट्रेट करती हैं। ये बताती हैं कि शेयर मार्केट की जर्नी आसान नहीं है। मार्केट आपको बहुत से कठिन समय दिखाता है, बहुत सी मुसीबतें आपके रास्ते में खड़ी होती हैं और ऐसे में अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो पेशेंस है, वो डिसिप्लिन है और वो सब कुछ है जिससे आपको लगता है कि आप मार्केट में कठिनाइयों के बावजूद भी टिक सकते हैं, तो फिर मार्केट आपके लिए है। अन्यथा बेहतर होगा कि आप कोई और रास्ता तलाश करें। आइए डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को जो पिछली वीडियो के कमेंट्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन जिसे हम लेंगे वो है मिस्टर चैटर्जी का। इन्होंने कुछ कंपनीज़ के फीडबैक के बारे में बात की है। इन्होंने पूछा है कि क्या ये कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक हैं। केन्स टेक्नोलॉजी, नेटवेब टेक्नोलॉजी, केपीआई ग्रीन, इनके क्वेश्चंस को तो मैंने आंसर कर दिया। इन्होंने बाद में एक और बात कही है जो यहाँ जिसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा। ये कहते हैं कि बट आई एम अ बाई एंड फॉरगेट काइंड ऑफ पर्सन, सो वुड दीज बाइज बी गुड फॉर नेक्स्ट 5 years और नॉट। सो शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग एफर्ट भी डालना पड़ेगा। अगर आप बाई एंड फॉरगेट की स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में होता यह है कि अच्छी से अच्छी कंपनीज़ के फंडामेंटल्स या टेक्निकल्स या उनके बिजनेस समय के साथ चेंज होते रहते हैं और ऐसे में कोई भी कंपनी साल दर साल अच्छा करती रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। सो कम से कम आपको क्वार्टरली बेसिस पर एक बार, और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो आपको एक साल में एक बार अपने स्टॉक्स और अपने इन्वेस्टमेंट को एनालाइज ज़रूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हाल ही में आप बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एशियन पेंट हैज़ बिन डूइंग ग्रेट फॉर लास्ट 15 years, बट अगर आप पिछले 2 साल की एशियन पेंट की परफॉर्मेंस देखें तो वहाँ आपको साफ साफ दिखेगा कि किस तरह कंपनी की परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट हो रही है। स्टॉक के प्राइसेस लगभग आधे हो गए हैं और अभी भी गिरते जा रहे हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जिन पर अगर आप नज़र नहीं रखेंगे तो आपको कभी भी धोखा हो सकता है। जो प्रॉफिट्स आपके पोर्टफोलियो में शो अप हो रहे हैं वो पोर्टफोलियो भी इरोड हो जाएंगे और फिर ऐसे में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है। सो ऑल इन ऑल जो चीज़ शेयर मार्केट में काम करती है वो ये है कि कंपनी का बिजनेस समय के साथ बढ़ते रहना चाहिए और अगर बिजनेस बढ़ रहा है, प्राइसेस नहीं भी बढ़ रहे हैं, तब भी आपको कंपनी में टिके रहना है। बट अगर जहाँ ही बिजनेस में थोड़ा बहुत इरोड होता है, जहाँ ही बिजनेस में प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी स्टडी की ज़रूरत होती है। और जैसे ही आपको ये क्लियर हो जाता है कि अब शायद बिजनेस में चैलेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस उस तरह ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, चाहे वजह जो भी हो, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, साइक्लिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कंपनी के अपने मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जनरेशन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंपनी में कई बार जनरेशन्स चेंज होती हैं। पहले एक जनरेशन ने काम किया, दे वर एबल टू रन द कंपनी गुड वे, बट जैसे ही नई जनरेशन टेक ओवर करती है वो शायद उस कंपनी को उतना अच्छा नहीं चला पाए और इन सब चीज़ों की वजह से कंपनी में कभी भी भारी चेंजेज आ सकते हैं। बिजनेस कभी भी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे हो सकता है। सो अगर आप ये ट्रैक नहीं करेंगे तो आप मार्केट में बहुत ज़्यादा गेंस की उम्मीद नहीं कर सकते। और ऑल इन ऑल ये भी है कि अगर आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है, बाई एंड फॉरगेट की अपनानी है, तो आप फिर ये छोटे मोटे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे में बेहतर होगा कि आप ब्लू चिप स्टॉक्स में यानी कि निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें, खुद को वहीं पे लिमिट करें। या जो और भी बेहतर ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड में SIP का ऑप्शन है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये इनफैक्ट आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है अगर आप बाय एंड फॉरगेट की स्ट्रेटजी में जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जिसे हम कवर करेंगे वो है ये सौरव जी का क्वेश्चन। E2E नेटवर्क के बारे में डिस्कस करने के लिए बोला इन्होंने। E2E नेटवर्क को मैंने यहाँ screener.in में ओपन कर लिया है।
पहले कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है इसको एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं, ये क्लाउड जीपीयू, सीपीयू लगभग सारे लोग जानते होंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। वैसे ही एक नई टर्म जीपीयू चलती है आजकल, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। ये बेसिकली सीपीयू का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, बट ये सीपीयू के मुकाबले काफ़ी तेज होते हैं। सीपीयू इज ऑलरेडी क्विक, बट जीपीयू इज़ 100 टाइम 1000 टाइम फास्टर देन सीपीयू। सो ये क्लाउड जीपीयू में काम करते हैं, लिनक्स क्लाउड में काम करते हैं, विंडोज़ क्लाउड में काम करते हैं, मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स के लिए काम करते हैं, और क्लाउड सोल्यूशनिंग एंड स्टोरेज क्लाउड में काम करते हैं। सो ऑल इन ऑल ये क्लाउड के लिए काम करते हैं। क्लाउड में भी दो चीज़ों में ऑपरेट करते हैं। पहला तो विंडोज़ और लिनक्स क्लाउड होस्टिंग के लिए काम करते हैं, और दूसरा AIML के मॉडल्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी काम करते हैं, जिसे हम दूसरे वर्ड में क्लाउड जीपीयू भी बोल सकते हैं। सो ये रहा कंपनी का बिजनेस मॉडल। अगर इनके क्लाइंटेल की बात करें तो इनका क्लाइंटेल मैं देख रहा था काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जोमेटो, कार्स24, क्लोविया, नियो, जूम कार, नायका, इंडिया मार्ट, हेल्थ कार्ड। सो इनके पास काफ़ी अच्छी क्लाइंटेल है। अगर हम कंपनी के प्राइस सेक्शन की बात करें तो कंपनी ने 2023 के मिड तक बहुत धीरे धीरे ग्रो कर रही थी कंपनी, बट पिछले करीब 1.5 साल में कंपनी जो कंपनी ने काफ़ी ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इस पे हम आएंगे, आगे चलते हैं, नज़र डालते हैं कंपनी के नंबर्स पर और उसके पीयर्स के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो आप देख पाएंगे कि कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी इज 27-28%। सो ऑल इन ऑल नंबर्स लुक वेरी अट्रैक्टिव। और अगर हम पिछले क्वार्टर के दिस पर्टिकुलर कॉलम क्वार्टरली सेल्स वेरिएंस, दिस रिप्रेजेंट्स लास्ट क्वार्टर्स YOY रेवेन्यू ग्रोथ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर यानी कि Q2 2025 में इन्होंने 120% की YOY ग्रोथ दिखाई है, जो कि एक ट्रिमेंडस नंबर है। सो यहाँ पे चीज़ें काफ़ी फेवरेबल दिख रही हैं। 3 साल का सेल्स ग्रोथ 40% था, वहाँ से बढ़कर 1 साल के लिए सेल्स ग्रोथ 88% हो गया, वहाँ से बढ़कर पिछले क्वार्टर का सेल्स ग्रोथ 120% हो गया। सो आप देख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है। सो सारी चीज़ें फेवर में दिख रही हैं। इनफैक्ट आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि ये कंपनी मुझसे कैसे मिस हो गई। जनरली आई कीप सर्चिंग फॉर दिस सॉर्ट ऑफ कंपनीज जहाँ पे कि नंबर्स टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहे हों और बिजनेस अच्छा खासा चल रहा हो। सो ये तो रहा कंपनी का ओवरव्यू। इट लुक्स लाइक एवरीथिंग इज गुड अबाउट द कंपनी, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट आर नॉट सो गुड। उनको भी एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहला तो जो मैंने ये कवर किया कि स्टॉक का प्राइस पिछले करीब 1.5 साल में आप देखेंगे कि यहाँ से अराउंड 250 वॉज द प्राइस इन द जुलाई 23, और अभी के लिए आप प्राइस देखेंगे तो दिस इज़ क्लोज टू 4000। और ये और भी ज़्यादा बड़ी बात तब हो जाती है जबकि हम इस कंपनी के PE पर एक नज़र डालें, प्राइस टू अर्निंग को देखें तो इट रिफ्लेक्ट्स नंबर ऑफ 240। सो 240 PE इज़ very high, given the company is generating a revenue growth of like 90%। और अगर हम PE के साथ PEG को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करें, प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ, सो 240 डिवाइडेड बाई 88, दिस नंबर कम्स क्लोज टू 3। सो PEG के पर्सपेक्टिव से भी ये कंपनी महंगी लगती है। पहला तो यहीं से एक निगेटिव पॉइंट आता है कि दिस कंपनी लुक्स कॉस्टलियर, दैट इज़ वन। दूसरा जो प्रॉब्लम आता है वो ये है कि यहाँ पे आप क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर इनके देखें तो इंटरेस्ट की कॉस्ट पे अगर आप फोकस करें, आप पाएंगे कि देयर वाज नो डेट अर्लियर, उसकी वजह से इन्हें इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता था। बट हाल ही में आप देखें कि इन्होंने मार्केट से डेट उठाया है, और ये डेट टाइम के साथ इन्होंने ज़्यादा डेट लिया एक्चुअली। सो पहले इन्होंने 1 यूनिट का इंटरेस्ट दिया, फिर 2, 3, 4 टाइम के साथ आप देखेंगे कि ये इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इनके लोन का अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है। सो जब आपके पास लोन नहीं होता, जब आपके पास डेट नहीं होता है, उस टाइम पे आपके बिजनेस में अगर ग्लिचेस भी आते हैं देन यू कैन मैनेज इट ईजिली। बिजनेस में ईजी टाइम, डिफ़िकल्ट टाइम आते रहते हैं, आपके सेल्स के फिगर्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, और ऐसे में अगर आपके पास डेट नहीं है तो आपके ऊपर प्रेशर कम होता है, फिर आप अपने प्रॉफिट्स को समहाउ मैनेज कर सकते हैं। बट जैसे ही आपके पास डेट्स आते हैं, समहाउ अगर आपके रेवेन्यू में एक डिप आता है और आपके बिजनेस में कुछ चैलेंजेस आते हैं, वैसे केस में इन डेट्स की वजह से
बिजनेस पे भारी असर पड़ता है और फिर जो प्रॉफिट्स होते हैं वो बुरी तरह से इम्पैक्ट होते हैं। सो जब तक इनके रेवेन्यू, इसी ग्रोथ से अगर आप रेवेन्यू पर ये नज़र डालें तो इनका रेवेन्यू भी समय के साथ आप देखेंगे बढ़ता जा रहा है। ये ईयर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर 42% जम, 67%, 112, 120%। तो जब तक ये रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और डेट बढ़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे ही किसी क्वार्टर में रेवेन्यू में डिप आएगा उस क्वार्टर में इनका प्रॉफिट बुरी तरह से अफेक्ट होगा और वहाँ पे कंपनी के प्राइसेस में क्रैश होता है और उसकी वजह से इन्वेस्टर्स को भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस करेंगे वो है प्रमोटर्स की होल्डिंग। सो आप देखेंगे कि काफ़ी समय तक प्रमोटर्स की होल्डिंग 60% बनी हुई थी, बट पिछले 2 क्वार्टर्स में कंपनीज की होल्डिंग घटी है और सिग्निफिकेंट मार्जिन के साथ घटी है। आप देखेंगे कि Q1 2025 में इनकी होल्डिंग 60% थी, Q2 25 में इनकी होल्डिंग लगभग 8% घट गई और ये 51.5 के आसपास हो गई। एंड इन Q3 2025 इनकी होल्डिंग अगेन 8% से रिड्यूस हो गई है और अभी दिस इज़ क्लोज टू 44%। तो जहाँ इनकी होल्डिंग 60% होती थी वहाँ से 2 क्वार्टर के भीतर ये घटकर 44% हो गई है। इसका मतलब प्रमोटर्स ने बुरी तरह से अपना माल सेल किया है और प्रमोटर्स को खुद भी ये लग रहा है कि हमारे स्टॉक्स का प्राइस ज़्यादा हो गया है, ऐसे में क्यों ना अपने शेयर्स को इनकैश किया जाए और बाद में जब प्राइसेस नीचे आएंगे तो इनको फिर से शेयर्स को बाय किया जाएगा। सो ये स्ट्रेटजी, ये सिचुएशन बताती है कि स्टॉक इज ओवरली प्राइस्ड और जब कंपनी के मैनेजमेंट को ही अपने स्टॉक के प्राइसेस पे भरोसा नहीं रहा, अपने स्टॉक्स में भरोसा नहीं रहा, तो इन्वेस्टर्स को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इंटरेस्टिंगली जो एक और बात यहाँ पे है वो ये कि आप देखेंगे कि दिस 45 नंबर इज़ लिटिल बिट रॉन्ग ईयर, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस बट लेट्स टॉक अबाउट दीज नंबर्स। तो आप देखेंगे कि पब्लिक की होल्डिंग वाज क्लोज टू 20% कपल ऑफ ईयर्स बैक, बट ये 23 से लेकर ग्रेजुअली ये बढ़ रही है 25%, 32%, 34%, 40% एंड इनफैक्ट 50% ईयर। सो नाउ आप देखेंगे कि पब्लिक की होल्डिंग बढ़ती जा रही है, जहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग घट रही है वहाँ पब्लिक की होल्डिंग बढ़ रही है। ये एक और बड़ा निगेटिव है। पब्लिक की होल्डिंग जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो स्टॉक के प्राइसेस यूजुअली डॉर्मेंट हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन की उम्मीद नहीं रहती है। हालांकि यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि पिछले क्वार्टर में ये L&T ने करीब 15% का स्टेक यहाँ पे ख़रीदा है और उसकी वजह से ये जरूर क्वेश्चन मार्क है कि L&T ने क्या सोच के यहाँ पे 15% का स्टेक उठाया है। बट नेवरदलेस जो प्रमोटर्स हैं उनकी होल्डिंग समय के साथ बुरी तरह घटी है और जो पब्लिक है उसकी होल्डिंग ओवरऑल टाइम के साथ बढ़ी है। ये दोनों सिग्निफाई करते हैं कि स्टॉक के प्राइसेस समहाउ ज़्यादा हैं और ये शायद सही समय नहीं है इन्वेस्ट करने का। अब ऐसे मूड माहौल में भी अगर किसी को लगता है कि ये हमें फिर भी इन्वेस्ट करना चाहिए स्टॉक में, किसी को ग्रोथ कन्विंसिंग लगती है, तो ऐसे मूड माहौल में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कम से कम इस नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट का ज़रूर वेट करना चाहिए। 22 जनवरी 25 को Q3 के रिजल्ट्स आएंगे, उसमें भी अगर जो कंपनी की ग्रोथ रही है वो 100% की ग्रोथ, 100% की रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी दिखा पा रही है, देन ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर शॉर्ट टर्म और फिर आप नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आने पर फिर उसे असेस कर सकते हैं एंड यू कैन कीप ऑन डूइंग द असेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। बट कम से कम अभी के लिए आई वुड सजेस्ट कि अभी के लिए हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम होप एंड डिस्पेयर। स्टॉक मार्केट में जब निराशा छाती है तो बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करती है और चारों तरफ लगता है कि अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता, स्टॉक के प्राइसेस कभी नहीं बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट डूब जाएगा, इस तरह की बातें होती हैं। और स्टॉक मार्केट में जब होप का एक दौर चलता है, आशा का एक दौर चलता है, उस टाइम पे ये लगता है कि स्टॉक के प्राइसेस रुकने वाले नहीं हैं। कभी भी कोई भी स्टॉक 5% बढ़ जाता है, 10% बढ़ जाता है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करें वहीं पे आपको पैसे बन जाते हैं और आपको लगता है कि सारे पैसे क्यों ना स्टॉक मार्केट में लगा दिए जाएं और जल्दी से ढेर सारा प्रॉफिट कमा लिया जाए। सो ऐसे में ही आजकल ये जो दौर चल रहा है वो शायद डिस्पेयर का दौर है, जहाँ मार्केट में वोलेटिलिटी है, इंडाइसेस बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं वोलेटिलिटी में। वहीं पे जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे स्टॉक्स भी इस टाइम पे आपका साथ नहीं दे रहे हैं और वही हमारे पोर्टफोलियो में भी हो रहा है। हम देखेंगे कि हमारा पोर्टफोलियो इस बार भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी के मुकाबले या इवन निफ्टी स्मॉल कैप के मुकाबले भी इस पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अंडर परफॉर्म किया है। दो वी हैव सीन
इन द पास्ट वीक आफ्टर वीक कि हमारे पोर्टफोलियो ने आउट परफॉर्म किया था बिकॉज वी आर होल्डिंग द राइट स्टॉक्स। बट अभी हमारे पास वो राइट स्टॉक्स ही हैं, बट सम हाउ राइट स्टॉक्स आर ऑल्सो फेसिंग द चैलेंजिंग टाइम। सम हाउ मार्केट को ये लगता है कि कंपनीज़ के रिजल्ट कन्वेंशनली जैसे आते रहें, जितने अच्छे आते रहें उतने अच्छे नहीं आएंगे, और इसी वजह से स्टॉक के प्राइसेस बुरी तरह से अफेक्ट हो रहे हैं। जिनमें भी नियर पास्ट में अच्छा खासा प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिला था, उन सारे प्राइसेस में, उन सारे स्टॉक्स के प्राइसेस में हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है, और यही वजह है कि हमारे स्टॉक्स अफेक्ट हो रहे हैं बुरी तरह से। नेवरदलेस एक बार रिटर्न्स को हम वैलिडेट कर लेते हैं। इन लास्ट वीक वी वेर हियर 10 जनवरी 2025, जो हमारे पोर्टफोलियो का रिटर्न था वॉज 5.3%, निफ्टी का रिटर्न -7.2%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न -7% था। वहीं अगर हम फ्राइडे के नंबर्स पर नज़र डालें, यानी कि 17 जन 2025 को देखें, तो हमारा पोर्टफोलियो लगभग 3% से डाउन हुआ है, और अभी 2.27% के रिटर्न के साथ बना हुआ है। वही निफ्टी का रिटर्न -8.1% है, और निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न -6.7% है। ओवरऑल हम ये जो भी रिटर्न देख रहे हैं वो 15 हफ्तों के रिटर्न है, जैसा कि मैंने पीछे की सारी वीडियोस में मेंशन किया हुआ है। ये अक्टूबर 3 से हमने इसे स्टार्ट किया था इस पोर्टफोलियो को, और तब से लेकर अभी 15 हफ्तों के बाद ये परफॉर्मेंस निकल कर आई है। अगर हम इंडाइसेस के वीकली रिटर्न की बात करेंगे, सो हम उसे यहाँ पे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि निफ्टी के एक वीक का रिटर्न -1%, निफ्टी मिड कैप का रिटर्न 0%, निफ्टी स्मॉल कैप का रिटर्न 0%, और हमारे पोर्टफोलियो का इस वीक का रिटर्न -3% रहा। इसीलिए मैंने कहा कि इस बार भी हमारे पोर्टफोलियो ने अंडर परफॉर्म किया है सारे इंडाइसेस को, और ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि हमारे स्टॉक्स ने पीछे कुछ समय में अच्छा परफॉर्म किया है, और मार्केट के इस निराशा के दौर में लोगों को ये लग रहा है कि जिन स्टॉक्स ने भी पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है वो शायद उतने अच्छे रिजल्ट कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक्स की वीकली परफॉर्मेंस की बात करें, तो हम यहाँ शेयर्ड लिंक के थ्रू इस पोर्टफोलियो को एक्सेस कर सकते हैं, और हम यहाँ देख सकते हैं कुछ ही स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट देर आर ओनली 5 स्टॉक्स जिन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिया इस वीक में, अदरवाइज रिमेनिंग 24-25 stocks have given negative return. Choice International is the winner stock this week with the return of 3.8%, Ramkrishna Forging 3%, Balu Forge, Sky Gold and CDSL, these stocks have given almost zero return. अगर हम नेगेटिव साइड में चलें तो KFin Technology is the loser of the week, -12.5% return. Zen Technologies, KPI Green, Kaplan Point Laboratories, वरुण बेवरेजेस, इन्होंने लगभग 11% से 7% के रिटर्न दिए हैं। अगर हम और नीचे जाएं तो वीनस पाइप्स, अपार इंडस्ट्रीज, आनंद राठी वेल्थ, KPIT टेक्नोलॉजीज, एक्शन कंस्ट्रक्शन, त्रिवेणी टर्बाइन, इन्होंने भी -6 से -4% के रिटर्न दिए हैं। इसी प्रकार साल जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ज़्यादातर स्टॉक्स ने निगेटिव में रिटर्न दिए हैं। और अगर हम ऐसे स्टॉक्स को काउंट करना चाहें जिन्होंने हमें -5% से भी कम के रिटर्न दिए हैं, तो हमें मिलेगा कि 1 2 3 4 5 6, सो 6 ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने हमें -5 से भी कम के रिटर्न दिए हैं, और इनफैक्ट ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसने हमें 5% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हुए हैं। मार्केट के ये उतार चढ़ाव तो चलते रहेंगे। ऐसे में जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हमें फोकस करना है कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा है, हमारा पोर्टफोलियो किन स्टॉक से बना हुआ है, और उन स्टॉक्स के नंबर्स या फंडामेंटल्स कैसे हैं। इस दौरान अगर हम देखें कि पिछले वीक में हमें 3 रिजल्ट्स हमने देखे थे। सबसे पहला रिजल्ट जो हमें देखने को मिला था वो था आनंद राठी का। आनंद राठी के नंबर्स अच्छे थे ओवरऑल। तो अगर इस तरह हम देखें तो पिछले 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट आनंद राठी के मोरलेस सिमिलर लाइंस पे आए हैं। वो कंसिस्टेंसी दिखाई आनंद राठी ने, और इसी वजह से इस स्टॉक को हम एज इट इज़ कंटिन्यू करेंगे। दूसरा स्टॉक जो हमें देखने को मिला था एंजल ब्रोकिंग का। इस स्टॉक ने पिछले 2 क्वार्टर्स में तो अच्छे रिजल्ट दिखाए थे, बट अनफॉर्चुनेटली इस क्वार्टर में स्टॉक से निराशा हाथ लगी है। इनके नंबर्स एट हाई लेवल ख़राब आए हैं, और अगर हम देखें तो इनके प्रॉफिट्स बुरी तरह से अफेक्ट हुए हैं, रेवेन्यू भी बढ़कर नहीं आया है। सेबी ने जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस के लिए जो रेगुलेटरी चेंजेस किए हैं, उनकी वजह से सारी ब्रोकरेज कंपनीज पे अफेक्ट होना चाहिए। एंजल ब्रोकिंग के केस में
रिजल्ट्स आ चुके हैं और इन रिजल्ट्स में हम बड़ी आसानी से और क्लियरली ये देख सकते हैं कि जो इफ़ेक्ट है इन रेगुलेटरी चेंजेस का वो बहुत ज़्यादा है और वॉल्यूम्स पे, ओवरऑल बिजनेस पे, ओवरऑल रेवेन्यू पे और ओवरऑल प्रॉफिट पे भारी डेंट पड़ा है। सो एंजल ब्रोकिंग से हम निकलेंगे। अभी स्टॉक का प्राइस करीब 2500 के आसपास चल रहा है और इसी 2500 के आसपास इन्हीं लेवल्स पे मैंने स्टॉक में से एग्ज़िट लिया इस पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव से। और इनफैक्ट मैंने पिछली वीडियो के कमेंट में पोस्ट भी किया था जिस दिन मैंने एग्ज़िट किया था, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। सो ये एक ऐसा स्टॉक होगा जहाँ से हम एग्ज़िट करेंगे। जो नेक्स्ट रिजल्ट हमें देखने को मिला था वो था रामकृष्णा फॉर्जिंग का। इनका रिजल्ट एट अ हाई लेवल एवरेज काइंड ऑफ रिजल्ट है। सेल्स में करीब 2-3% की YoY ग्रोथ है, बट प्रॉफिट में एक डिसेंट ग्रोथ करीब 8% का प्रॉफिट में YoY ग्रोथ देखने को हमें मिला है। अगर मार्केट का मूड माहौल अच्छा होता, बाकी कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आ रहे होते, तो ऐसे में मैं इस कंपनी के रिजल्ट को ख़राब कह देता। 2% और 8% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ इज़ नॉट समथिंग वेरी गुड। बट मार्केट में जो एक माहौल है, रिजल्ट्स कंपनीज के इन जनरल ख़राब आ रहे हैं, ऐसे में ये रिजल्ट्स भी ठीक ही माने जाएंगे। और इन पर्सपेक्टिव्स को देखते हुए मैंने इस कंपनी के रिजल्ट को एवरेज रेटिंग दिया है और इस पर्टिकुलर कंपनी में भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सो ये तो रही पिछले हफ्ते की बात करते हैं इस वीक किन कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। केन्स टेक्नोलॉजी के रिजल्ट 23 जैन को आएंगे, ग्रेविटा इंडिया के रिजल्ट 22 जैन को आएंगे और साथ ही न्यूजन सॉफ्टवेयर के रिजल्ट 20 जैन को आएंगे। इनके 20, 21 एंड 22 तीनों दिन एक एक कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। सो इन कंपनीज पे हम नज़र रखेंगे और इनमें से अगर किसी कंपनी के ख़राब रिजल्ट आते हैं तो उस कंपनी से फिर से हम निकलेंगे। और अगर वीक के बीच में ही अगर मुझे किसी कंपनी में से निकलना होगा तो मैं अगेन कमेंट के माध्यम से, इस वीडियो के कमेंट के माध्यम से मैं शेयर करूंगा कि इस पर्टिकुलर कंपनी से वी आर टेकिंग एन एग्जिट। सो ये रहा हमारा रिजल्ट्स का ओवरव्यू। साथ ही हम एंजल वन से हमने एग्जिट लिया है तो हमें किसी और स्टॉक में एंट्री भी लेनी है। पिछले वीक में हमने डिस्कस भी किया था कि ये हमारे अल्टरनेटिव्स हैं जिनमें कि हम एंट्री बना सकते हैं। सो अभी के लिए हम उसी स्टॉक में एंट्री भी लेंगे जिनके रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और जिनके भी रिजल्ट अच्छे आएंगे उनमें ही हम एंट्री लेंगे। सो अभी के लिए हमारा केवल एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है इसमें से, वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का। रिजल्ट आर एट हाई लेवल एवरेज, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। कन्वेंशनली अगर आप देखें तो इनके रिजल्ट अच्छे आते रहे हैं, बट इस बार इनके रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आए हैं। इस वजह से हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ में एंट्री नहीं लेंगे। हम बाकी रिजल्ट्स का वेट करेंगे और जिनका रिजल्ट भी, जिस भी कंपनी का रिजल्ट इसमें से अच्छा आएगा उसमें हम एंट्री लेंगे अगेंस्ट द एग्जिट ऑफ एंजल वन। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। अपने बाकी भी सुझाव और क्वेश्चंस हों तो कमेंट्स के माध्यम से शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में। आपका कीमती समय देने के लिए थैंक यू। बाय बाय, सी यू।